हेलो बच्चों, पिछली सारी क्लासेस अगर ठीक ठाक से आप देख रहे हो तो हम फ्यूचर टेंस पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के सारे स्ट्रक्चर्स विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं, तो पास्ट का भी पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर कोई कमी पेशी रह भी गई है तो दोबारा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, या अपने आसपास जो लोग हिंदी बोल रहे हो उनको इंग्लिश बना बना के देखना। पूरे दिन में ऐसा किया करो, कहीं किसी ने कोई हिंदी का सेंटेंस बोला, लिख लिया, फिर सुना, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, ट्रांसलेशन की नोटबुक बना लो एक, और शाम को बैठ के सबकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करी, और किसी एक आधे की नहीं बनी तो मेरा नंबर है ही आपके पास, उस पर डाउट डाल दो। व्हाट्सएप करना, फोन नहीं उठाते हैं, बहुत फोन आते हैं, आप समझो हजारों लाखों बच्चे जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को डाल सकते हो। आ जाओ, अब हम आज शुरू कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, जिसकी चिंता सभी लोग करते हैं। अब फ्यूचर टेंस में भी 4 तरह के एक्शंस हैं। सबसे पहले को क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट या सिंपल। दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरे को क्या बोलोगे, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथे को क्या बोलोगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ना बच्चों, हर टेंस में काम को करने के कितने स्टाइल हैं, 4। कौन कौन से? सबसे पहला सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव हो सकता है, जिसमें सिर्फ बात को कहा या बताया जाता है। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें नॉट जुड़ जाता है। फिर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें हम बात पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है। और फिर चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह लो, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी पूछते पूछते मना कर रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क भी होता है और नॉट भी होता है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस के ये 4 पढ़ाऊंगी, परफेक्ट के ये 4, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी ये 4। और इंटेरोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर्स अलग से पढ़ाती हूं, एक WH वाला स्ट्रक्चर और एक हेल्पिंग वर्ब वाला। और फिर इन सब के 10-10 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन प्लस 25 लास्ट में प्रैक्टिस के जुड़ गए। तो हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर के ही कितने क्वेश्चन कर रहे होंगे, 75। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस के भी, ऐसे ही परफेक्ट के भी, और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। और जहां पे ये फ्यूचर की प्रैक्टिस खत्म होगी, वहां से मिक्स टेंसेस, यानी तीनों के तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मिक्स प्रैक्टिस क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। और साथ के साथ कुछ कन्वर्सेशन और स्टोरीज भी मैं आपको सिखाऊंगी। कन्वर्सेशन यानी बातचीत वाली इंग्लिश, और स्टोरी यानी हिंदी की कहानी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो पहले आप करोगे, फिर मैं बताऊंगी, फिर आप करोगे, फिर मैं बताऊंगी, यानी फ्यूचर टेंस के बाद हमारी प्रैक्टिस क्लासेस आने वाली हैं, जिससे प्रैक्टिस में ही तो पता लगेगा कैसा समझ में आया अब तक का सारा। आओ, तो फ्यूचर इंडेफिनेट शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट एक ही होता है, आप समझते होंगे। इसको पहचानने का तरीका, या फ्यूचर को ही पहचानने का तरीका पिछली स्लाइड पे बताती हूँ। फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका गा गे गी से किया जाता है, यानी मैं कल आऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, वो हमसे बात करेंगे। इस तरीके से जब सुनाई दे ना सेंटेंस, तो वो फ्यूचर है। फ्यूचर में सिंपल है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही रही में चला जाएगा, कर रही होंगी, ऐसे। मैं कल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर रही होंगी, ऐसे। परफेक्ट होगा तो हिंदी कैसे आएगी, मैं कल तक ये काम कर चुका होऊंगा, मतलब होगा तो गागेगी ही, पर कॉन्टिन्यूअस के केस में रहा रही जुड़ जाएंगे, और परफेक्ट के केस में चुका चुकी जुड़ जाएंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में कोई टाइम जुड़ जाएगा, वो 2 बजे, वो कल 2 बजे तक ये काम कर चुका होगा, वो कल 12 बजे तक शादी कर चुका होगा। इस तरीके से आपका कौन सा आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। समझ गए बेटा? तो अब सबसे पहला शुरू करते हैं इंडेफिनेट। सबसे पहला कौन सा शुरू कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर। गागेगी से हम इसको पहचान लेंगे और इंग्लिश में लगाएंगे विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म।
सबसे पहली बात तो ये समझो कि विल और शैल इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, और मॉडल्स अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, नहीं तो उनका सेंस कभी भी पूरा ही नहीं होता। जहां भी इंग्लिश में मॉडल वर्ब आएंगी हमेशा उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ही होगा, इसलिए विल और शैल के साथ भी क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है विल कहां लगाएं और शैल कहां लगाएं। आई और वी के साथ हमेशा आपने लगाना होता है शैल, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप विल लगा सकते हो। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप विल लगा सकते हो। कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट, यू, ही, शी, इट, दे, नेहा, पेन, माइक, कुछ भी। सिर्फ आई और वी के लिए शैल लगाना होता है इंग्लिश में, बाकी हर जगह विल लगता है। और आजकल तो स्पोकन में आई और वी के साथ भी विल बोल देते हैं, हालांकि ग्रामर कहती है शैल ही लगाओ, पर क्योंकि बोलने वाली इंग्लिश प्रचलित जल्दी होती है तो बहुत सी जगह पे विल बोल दिया जाता है और लोग गलत भी नहीं मानते। पर मैं ये नहीं कह रही गलत होता नहीं है, गलत तो होता है, क्योंकि शेल बना है आई और वी के लिए ही बस। ठीक है बच्चों, तो आई और वी के लिए शेल लगाएंगे, बाकी सबके लिए विल लगाएंगे, और सबसे लास्ट में क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शेल, विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और बचे कुछ सारे वर्ड्स, और सेंटेंस हो जाएगा खत्म। कैसे, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, आई शेल ईट या टेक फूड, आई शेल ईट या आई शेल टेक फूड, इस तरीके से हिंदी आएगी और हमने ऐसे इंग्लिश बनानी है। विल और शेल याद आना चाहिए, गागेगी देखते ही, और साथ में पहली फॉर्म लगाना तो पक्का याद आना चाहिए, क्योंकि विल और शेल इंग्लिश में कभी भी बिना फर्स्ट फॉर्म के तो आते ही नहीं है। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर में कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। और कौन कौन से हो सकते हैं, आओ अगली स्लाइड पे समझाती हूं। सिंपल फ्यूचर पहचान मैंने आपको बता दी। अब या तो हो सकता है अफर्मेटिव, या हो सकता है नेगेटिव, या हो सकता है इंटेरोगेटिव, या हो सकता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये चार तरह के स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देंगे। अब इन चारों की पहचान क्या क्या है भाई। अफर्मेटिव में वही बात है, किसी बात को कहा जाता है। नेगेटिव में नहीं जुड़ जाएगा और इंग्लिश में नॉट। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी जुड़ेगा और नॉट भी जुड़ेगा। तो जब काम को ना किया जाए नेगेटिव, पूछा जाए तो इंटेरोगेटिव, पूछते पूछते ना कर दिया जाए तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपका लिखा है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का, कि सब्जेक्ट होगा, विल और शेल होंगे, विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बचे कुछ कोई वर्ड्स बच जाए तो लास्ट में। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या बताई, गा ये दिखाई देगा। नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे। चलो अलग मार्कर से लिखती हूं हर स्ट्रक्चर को। इस बोर्ड पे रेड कलर दिख जाएगा शायद। सब्जेक्ट के बाद विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नेगेटिव है ना तो बीच में नॉट आएगा, कलर में ध्यान भटक गया। मैं एक बार देख भी लूं स्क्रीन पे, हाँ विजिबल तो है। सब्जेक्ट के साथ विल और शेल, नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अब फिर अगला स्ट्रक्चर चेंज करके लिख देते हैं। ये तो नहीं दिखेगा, ऑरेंज दिख जाएगा शायद। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, दो तरीके से होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH से। अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तो हेल्पिंग वर्ब ही लिख देते हैं ना सीधा, विल और शेल,
के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्योंकि सिर्फ इंटेरोगेटिव है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जो बच्चे इंग्लिश में काफी कमजोर हैं उन्हें इन स्ट्रक्चर्स को भी अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि हर समय फोन ऑन करके क्लास देख पाना संभव नहीं होता। बुक्स को आप हमेशा अपने पास रख सकते हो, तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने नोट कर लेना है बेटा। तो विल और शेल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। अगर वही क्वेश्चन WH से बनाया तो पहले WH फिर विल और शेल, पहले WH फिर विल और शेल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, बचे कुचे सारे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव भी है और नॉट भी है तो इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी में अगर WH बनेगा तो बस इस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH और जोड़ दो, बाकी सारा सेम टू सेम। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये मैंने आपको चारों स्ट्रक्चर्स के क्या लिख के दे दिए, सिर्फ सॉरी चारों टेंसेस के क्या लिख के दे दिए, स्ट्रक्चर्स लिख के दे दिए, ताकि सॉर्टेड तरीके से आपको एक ही बारी में समझ में आ जाए कि सिंपल फ्यूचर में क्या क्या होगा। तो आई और वी के साथ शेल लगाना, बाकी सबके साथ विल लगा देना। अब इन चारों के मैं आपको 10-10 क्वेश्चन दिखाती हूँ PDF से। सबसे पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? अफर्मेटिव। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कितनी गुस्से में है लड़की, देखो ये हैं कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव के। मैं मैक्सिमम स्ट्रेच कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके फोन की स्क्रीन किससे साइज की है, और मेरे को सामने स्क्रीन पे दिखाई भी देता है कि हाँ इतना सा मैक्सिमम स्ट्रेच करे तो विजिबिलिटी फोन में सही आएगी। तो दिस इज मैक्सिमम फिट और आपको फोन में बढ़िया दिख भी रहा होगा। आपने क्या करना है, इधर नोटबुक रख लेनी है, यहीं की यहीं क्लास को बंद कर देना है, यहाँ पे नोटबुक रख लेनी है, हिंदी देखना है इंग्लिश बनाना, हिंदी देखना इंग्लिश बनाना, और फिर क्लास सुननी है या बुक में से आंसर मैच कर लेने हैं। दिस इज द राइट स्टाइल ऑफ डूइंग दिस थिंग। नाउ आई एम स्टार्टिंग रीडिंग। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शेल गो होम, घर के लिए होम, आई के लिए शेल लगेगा। माताजी खाना खाएंगी, द मदर विल ईट द फूड, खाना खाएंगी, द मदर विल ईट द फूड। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, बड़ा काम आएगा ये सेंटेंस। टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर होम, टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर होम। विल और शेल में भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई पंगा नहीं होता। आप आई और वी के साथ चाहे सिंगुलर प्लूरल शेल ही लगाओगे, बाकी सबके साथ विल लगाओगे, सब्जेक्ट कैसा भी है फर्क नहीं पड़ता। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। मैदान के लिए ग्राउंड भी लिखा है आपने तो ठीक है। लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, द गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग इन द क्लास। और भी हैं, हर टाइप के 10 डाले हुए हैं मैंने आपके लिए। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शेल गो टू स्कूल अलोंग या टुगेदर दोनों लगा सकते हो। कृष्ण छत पर पतंग उड़ाएगा, कृष्ण विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। कई बार कृष्ण को इंग्लिश में कृष्णा भी लिख देते हैं, वो भी ठीक है अगर आपने लिखा है तो। कृष्णा विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। पापा जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगी, पढ़ेंगे नहीं होना चाहिए, पापा जी तो मेल जेंडर है ना, तो पढ़ेंगे। बुक में हालांकि आपको एडिट होके मिल जाएगा। तो पापा जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। द फादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। ये भी बच्चों को ग्रामर में बड़ा भ्रम रहता है कि इन द चेयर होता है मैम कि ऑन द चेयर होता है। बेटा हर वो कुर्सी जिसकी बाजू और बैक होती है इन द चेयर होता है, अगर बाजू नहीं है सिर्फ बैक है तो ऑन द चेयर लगा देते हैं, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें पता तो नहीं लग रहा तो हम ऑन द चेयर भी लगा सकते हैं। तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, पूरी जिंदगी यानी होल लाइफ। मुझे करोगे आप लोग पूरी जिंदगी भर याद? बताना वीडियो भेज के मुझे। बताया था ना पिछली क्लासेस में भी, कैसा अनुभव कर रहे हो, कैसा सीख रहे हो। अपना नाम और अपनी जगह के नाम के साथ एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझ तक भेजनी है,
9991118542 पे, ताकि मैं जान सकूं आप कैसा सीख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है। दीपिका हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। दीपिका विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। किसी भी व्हीकल के लिए इंग्लिश में बाय लगाया जाता है, किसी भी व्हीकल के लिए बाय का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। ये अफर्मेटिव थे। अब नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर, विल और शैल के साथ बस नोट जोड़ देना है, इतना ही नया है। कैसे? अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। दिव्या इलेक्शन नहीं लड़ेगी। दिव्या विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन लड़ना कंटेस्ट होता है। दिव्या विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। विल और शैल के साथ नोट जोड़ना है बच्चों, बस, बाकी सेम टू सेम है। लेखक पाठ नहीं लिखेगा। द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। पाठ को लेसन कहते हैं, ये तो हमने फर्स्ट क्लास से सीख लिया था। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। राधा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। देखो पीछे तो गागेगी ही आएगा, बस नॉट जुड़ जाएगा। राधा विल नॉट टेल मी। देखो अगर सॉरी, राधा विल टेल मी नथिंग अबाउट हर। कुछ नहीं बताएगी लिखा है ना, तो कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नथिंग होती है। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। आई शैल नेवर लिफ्ट दिस बैग। किसी चीज को उठाना पिक भी होता है, अगर आपने पिक लिखा है तो भी ठीक है। आई शैल नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर आता है, कुछ नहीं के लिए नथिंग आता है। कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। टुमारो वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। या फिर वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो लिखा है तो वो ज्यादा ठीक है ग्रामर के हिसाब से। यहां कल शुरू में था ना, मैं ट्रांसलेशन सिखा रही हूं इसलिए ट्रांसलेट एग्जैक्ट वर्ड्स का होता है, तो टुमारो शुरू में इसलिए लिख रखा है। ठीक है, नहीं तो टुडे, टुमारो, यस्टरडे सेंटेंस के लास्ट में ही अच्छे लगते हैं। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। यू विल नेवर रीड दिस बुक। वे इंडिया गेट देखने नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो टू सी द इंडिया गेट। इंडिया गेट पे दा लगता है, लाल किला पे दा लगता है, गंगा पे, गोदावरी पे, यमुना पे, सब पे दा लगता है। हर वो चीज जो अपने आप में एक है, सन और मून, इस पे भी दा लगता है। हर वो चीज जो अपने आप में एक है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, उसके लिए दा लगता है। हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे। वी शैल नॉट, नहीं जोड़ दिया ना, और इंग्लिश में नॉट गायब है। वी शैल वॉच नो फिल्म टुनाइट, हाँ ये भी ठीक है। या फिर वी शैल नॉट वॉच एनी फिल्म टुनाइट भी हो सकता है। वी शैल नॉट वॉच एनी मूवी टुनाइट, दोनों तरीके से हो जाएगा बेटा, दोनों तरीके ठीक है। आपने किसी भी तरीके से बनाया है तो सही है। अब तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव, जिसमें हमें विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बस इतना ही चेंज है। विल और शैल को कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले। आओ पढ़ते हैं हिंदी। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? एक बार अपने आप इंग्लिश लिखने की कोशिश करो बिना क्लास क्या इंग्लिश देखे। एक बार खुद कोशिश करो तो क्या है हिंदी? क्या तुम कुछ देर के बाद बाजार जाओगे? विल यू गो टू द मार्केट आफ्टर सम टाइम? क्या वे जॉब तलाश करने मुंबई जाएंगे? वे यानी दे, खुद बनाने की कोशिश करो एक बार। क्या वे जॉब तलाश करने मुंबई जाएंगे? विल दे गो टू मुंबई टू सर्च फॉर द जॉब या फॉर अ जॉब? विल दे गो टू मुंबई टू सर्च फॉर अ जॉब? क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? विल द गेस्ट कम टू योर होम टुडे होना चाहिए। विल द गेस्ट कम टू योर होम टुडे, टुडे सेंटेंस में होना चाहिए ना। हिंदी में आज लिखा था और शायद मैंने ही ज्यादा स्ट्रेच कर रखा है। नहीं, टुडे लिखा ही नहीं हुआ था, लिख लेना बेटा। नेक्स्ट, क्या आज आसमान से पानी बरसेगा? विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई? या यूं भी कह सकते हो विल इट रेन फ्रॉम द स्काई, ऐसे भी। आज के लिए फिर टुडे नहीं लिख रखा है,
विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई टुडे? आज है ना, तो टुडे आएगा। क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? विल यू डू मी अ फेवर? मेरा एक काम करना, विल यू डू मी अ फेवर, किसी का काम करना इज डूइंग समवन अ फेवर। क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? विल यू पुट अ ट्री हेयर? पुट की जगह प्लांट भी लगा सकते हो। विल यू प्लांट अ ट्री हेयर? प्लांट का मतलब उगाना होता है। विल यू प्लांट अ ट्री हेयर? क्या नौकर बाजार से फल लाएगा? विल द सर्वेंट ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट? वैसे फ्रूट पे ऐसे नहीं लगता है, फ्रूट अपने आप में प्लूरल होता है। ये भी बेसिक ग्रामर की बातें हैं। साथ साथ मैंने आपको काफी कुछ ग्रामर सिखाने की भी कोशिश करी है ट्रांसलेशन में ही। फिर भी बहुत ज्यादा डीप में अगर आपने सीखनी हो तो हर घर इंग्लिश बैच वेटिकन ऐप पे अवेलेबल है। जैसे आपने ट्रांसलेशन बैच लिया था वैसा ही वो बैच है, बस उसमें मैं ग्रामर, वोकैब और स्पीकिंग तीनों चीजें सिखा रही हूं बच्चों को। तो अगर आपको ग्रामर, डोमेस्टिक वोकैबुलरी और इंग्लिश बोलना सीखना है तो हर घर इंग्लिश बैच आप ले सकते हो। हाँ जी, तो फ्रूट पे एस क्यों नहीं लगता मैम? क्योंकि फल शब्द अपने आप में ही प्लूरल होता है। हालांकि स्कूल के जमाने से ही हम सुनते आ रहे हैं फ्रूट्स नेम, तो हमें लगता है ये तो सही होगा। फ्रूट पे एस लगता जरूर है बेटा, पर वो खाने वाले फल के लिए नहीं, वो परिणाम के लिए लगता है। कैसे मैम? द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्रांसलेशन बैच विल बी अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इस ट्रांसलेशन बैच का परिणाम जो आपको मिलेगा वो एक बहुत अच्छा ज्ञान इंग्लिश में आपको हो जाएगा, ये मिलेगा। तो जो ऐसे वाला परिणाम मिलता है ना, खाने वाला नहीं, उसको फ्रूट कहते हैं। अदरवाइज फ्रूट होना चाहिए, खाने वाले चाहे 100 फल हैं सामने तो भी फल ही होगा, फ्रूट ही होगा। इंग्लिश में ये कॉम्पिटिटिव फील्ड में तो बहुत एरर आता है, एसएससी में, एनडीए में, एयरफोर्स में, बैंकिंग में एरर्स में आती है ये चीज, क्योंकि ज्यादातर लोग फ्रूट्स बोलते हैं और उन्हें लगता है ये तो मैंने सुना है पक्का सही है। फिर मेरे पास आते हैं, मैं रूल पढ़ाती हूँ तो उनका दिल छिन्न भिन्न हो जाता है। आपने बड़ी कम सी उम्र में मेरा बैच ले लिया है तो काफी कुछ नया आपने सीखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। उस वीडियो में मुझे बताना भी सीखा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा? विल द चाइल्ड शेड टीयर्स ऑल डे लॉन्ग? शेड टीयर्स आंसू बहाना होता है, रोना क्राई होता है। क्या लेखक सुभाष जी के जीवन, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा छोटा करके पढ़ लेते हैं। हाँ ये रहा, नहीं इससे बड़ा दिखेगा नहीं बच्चों, ये लो। तो मेरे बात पे कान रख लेना, ठीक है? मुझे पता है फोन थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा मेरे कानों, मतलब मेरी बात की तरफ अपने कान ले आओ बस। क्या लेखक सुभाष जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा? विल द राइटर शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष जी? विल द राइटर शेड लाइट, डालने को यहां पे कैसे ले रहे हैं? शेड ले रहे हैं। क्या आप बिजली का बिल जमा करोगे? विल यू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल? विल यू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल? अब ये इंटेरोगेटिव ही है, बस WH वाले। अब तो आप समझ गए होगे ना, इतना बार बार तो डिटेल में नहीं बताऊं कि इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वाले भी, WH वाले भी। बोर होने लग जाओगे। अब हम फ्यूचर टेंस पे आ चुके हैं, पूरे प्रेजेंट में ये गाना गा के और पूरे पास्ट में ये गाना गा के, तो फ्यूचर को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर? अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? नाउ हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड? देखो पीछे मैंने कहा था केयर फॉर होता है और टेक केयर के साथ ऑफ आता है, यही ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है जो साथ के साथ देती जा रही हूं। शाम इतना सारा काम कैसे निपटाएगा? हाउ विल शाम हैंडल सो मच वर्क? या फिर अ लॉट ऑफ वर्क लिखा है तो भी ठीक है, सो मच गलत नहीं है, पर सो मच की बजाय अ लॉट ऑफ भी अगर आपने लिखा है तो भी सही है। वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? बड़ा काम आएगा ये सेंटेंस उम्र भर। हाउ विल यू कम आउट? वह इस दलदल से है ना, तो हाउ विल ही कम आउट होगा। ये करेक्ट करना है भाई, बुक के अंदर जो भी क्लास को सुन रहा है करेक्ट करेगा। वह इस दलदल में, तो हाउ विल ही या शी में से कुछ होना चाहिए, कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प। दलदल क्या है? स्वैम्प। इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा? हु विल स्कोल्ड दीज नोटी चिल्ड्रन? स्कोल्ड यानी धमकाना।
हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? हाउ विल वी गो आउट इन दिस डार्क नाइट? अंधेरी रात, डार्क नाइट। आज रात हम कौन सी फिल्म देखेंगे? विच फिल्म या विच मूवी भी लिख सकते हो। विल वी वॉच टुनाइट? हम दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? ये भी सेंटेंस बड़ा काम आता है। वट विल वी बोथ टॉक ऑन द फोन? फोन के लिए ऑन लगता है। देखो कितने सारे ग्रामर की चीजें सीख ली आपने। अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? बताओ कौन पढ़ाएगा? अभी तो कुछ क्लासेस हमारी बाकी है ना, उसके बाद कौन पढ़ाएगा? रिकॉर्डेड की एक्सेस रहेगी आपके पास, मैं ही पढ़ाऊंगी। हु विल टीच यू इंग्लिश नाउ? शीतल अकेली कहां जाएगी? वेयर विल शीतल गो अलोन? वेयर विल शीतल गो अलोन? ये स्ट्रक्चर आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, पर इसको कराऊंगी अगली क्लास में और ये होमवर्क के तौर पे देके चली जाऊंगी। यानी कि अगली क्लास आपको छोटी मिल सकती है 15-17 मिनट की, पर अगर वो 15-17 मिनट मैंने अभी लगा दी तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहीं पे अपने आप को रोकते हुए अगला मटेरियल अगली क्लास में डिलीवर करूंगी। यहां तक की प्रैक्टिस कर लेना, रिकॉर्डेड क्लास सुन लेना और मुझे वीडियो पक्का भेजना, अपने अनुभव को शेयर करना। बाय बच्चों। आइए, स्मेल अ रैट। 10 इडियम कल करा के गई थी, आज दोबारा से रिपीट कर रही हूं। स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो पंगा चल रहा है, तो दैट इज स्मेल अ रैट। इसका सही मीनिंग होता है डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग टू हिज हार्ट्स कंटेंट। दिल की संतुष्टि तक, दिल की गहराई तक। जब तक मन नहीं भर जाएगा रसगुल्ले खाऊंगा, मन भर जाने तक रसगुल्ले खाऊंगा, तो अपनी जब तक तृप्ति नहीं हो जाएगी तब तक किसी काम को करना। टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हाँ जी, तो दिल की गहराई तक, दिल की गहराई तक, एज मच एज ही वॉन्टेड टू। तीसरा हमने कल किया था ऑल ईयर्स। किसी की बात सुनना इतने बड़े बड़े कान करके, यानी पूरा ध्यान लगा के। वेरी अटेंटिव यानी पूरा ध्यान लगा के। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज, मेरे सामने जो है वो नाक के नीचे ही है, बिल्कुल आपके सामने जो है उसी को कहते हैं ये तो मेरी नाक के नीचे है, यानी मेरे बिल्कुल सामने ही बैठा है। और बिल्कुल सामने ही बैठा है तो क्या हो गया? राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। बेटा ये मैं कल करा चुकी हूं, इसलिए आज स्पीड से रिवीजन करा रही हूं। नए ईडियम आएंगे तो स्लो स्लो समझाऊंगी, ये सिर्फ रिवीजन है। कोई नया बच्चा हो तो घबराए नहीं। प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलना खतरों का काम है भाई। आग खेलने की चीज नहीं होती, मत खेलिए। आग खेलने की चीज नहीं है, खेला नहीं जाता इनसे, खिलौनों से खेलो, है ना। खेलने की चीज आग बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग इमोशंस से खेलते हैं, बहुत से लोग उम्मीदों से खेलते हैं, बहुत से लोग प्यार से खेलते हैं, ये भी खेलने की चीजें नहीं है। खेलो सिर्फ खिलौनों से। आइए, प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना खतरों का काम, आग से खेलना खतरों का काम। नेक्स्ट, इन द पिंक, इसमें मैंने कहा था गाल गुलाबी किसके होंगे? जो खाता है सेब। गाल गुलाबी किसके होंगे? जो खाता है टमाटर। गाल गुलाबी किसके होंगे? जो खाता है देसी घी में बनी चीजें, है ना। गाल पिचके हुए किसके होंगे? जो खाता है पिज्जा बर्गर। तो गाल गुलाबी होना यानी सेहत बहुत अच्छी है, चुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसको कहते हैं उसके गाल तो गुलाबी गुलाबी हैं। ही इज इन द पिंक, शी इज इन द पिंक, यानी हेल्थ सही चल रही है, मस्त चल रही है, फिट चल रही है, दैट इज इन द पिंक। तो क्या हो गया भाई? इन गुड हेल्थ। बहुत सारे लोग ले लेते हैं हैप्पी मूड। गुलाबी गाल का मतलब शर्माना ही थोड़ी होता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है भाई। तो सेहत को दिखाता है गालों का क्या होना? गुलाबी होना। चलिए अगला इडियम 7, काउच पोटैटो। मोटा सा गोल गोल सा आदमी जो सोफे पे बैठा है पसर के और देखता है घंटों घंटों टीवी, उसको कहते हैं ही इज अ काउच पोटैटो। पूरा दिन पसरा रहता है सोफे पे, पूरा दिन देखता रहता है टीवी, दैट इज काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो जो पूरा दिन क्या देखता रहे?
टीवी देखता रहे। इस पोटैटो को याद करो, इस सोफे को दिमाग में बिठा लो। फोटो क्यों लगाई है मैंने ईडीएम के सामने? ताकि तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाए। देखो, किसी भी इंसान का 3 घंटे का लेक्चर याद नहीं रहता है, लेकिन 3 घंटे की मूवी याद हो जाती है। क्यों? फोटो होती है उसमें, फोटो फोटो। तो हमारा दिमाग शब्द की जगह पिक्चर को पकड़ता है, इसलिए सामने पिक्चर लगा रखी है। चलिए नेक्स्ट कराया था बेटा कल, फेदर देयर ओन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला भरना। देखो चिड़िया ने अंडे के साथ डॉलर रख रखे, अपना खुद का घर भर रही है, स्वार्थी, अपना फायदा सोच रही है, किसी और का फायदा नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, उसको कहते हैं फेदर देयर ओन नेस्ट। तो प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपना फायदा सोचना, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, सिर्फ अपना फायदा सोचना। 9th कल 10 करा के गई थी, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, गोल गड्ढे में चकोर चीज फिट नहीं हो सकती। तो गलत जगह पे गलत चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो, गलत जगह पे गलत चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहते हैं मिसफिट इन द एनवायरमेंट। वातावरण के हिसाब से गलत है ये व्यक्ति यहां। 10th गेट आउट ऑफ द हैंड, देखो इस अध्यापिका को कैसे बच्चे उछल रहे हैं इसके सामने बैठ के, सारे के सारे इसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। ये सारे मैंने कल पढ़ा दिए थे बेटा, इसलिए फटाफट रिवाइज करा दिए हैं। आइए आज की क्लास का पहला इडियम, 10 में कल करा के गई थी, आज से शुरू कर रही हूं। आज की क्लास का पहला इडियम आपके सामने है क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखो मैंने क्या छाप रखा है इस इडियम की इमेज में, एक व्यक्ति की मुट्ठी और उसमें नोट बंद हैं। तो समझो मेरी बात, नोट हैं तो सही पर खर्च नहीं करना चाहता, मुट्ठी बंद कर रखी है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जो ऐसे कर रहा है वो है क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट होती है मुट्ठी और क्लोज है बंद, मुट्ठी बंद है और अंदर नोट बंद है पर दूंगा नहीं। ऐसे कौन लोग होते हैं? जो कंजूस होते हैं, जिनके पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं करना चाहते। वो कौन लोग हैं? कंजूस लोग हैं। पैसा है फिर भी खर्च नहीं करना। चलिए पैसा तो है पर खर्च नहीं करूंगा, क्लोज फिस्टेड हूं मैं, क्लोज फिस्टेड, कंजूस हूं, कंजूस। तो कंजूस को इंग्लिश में काइंड कहते हैं क्या? नहीं, काइंड तो दयालु होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, क्रूअल निर्दयी होता है, माइजर कंजूस होता है। तो माइजरली पर्सन, एक कंजूस आदमी को कहा जाएगा क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है बच्चों। 12 अ बेड ऑफ रोजेस, देखो कितना सुंदर बेड है, कितनी प्यारी इमेज है। ऐसा बेड आपको मिले सोने के लिए तो मजा ही आ जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। गुलाब ही गुलाब, एकदम नरम नरम, गदम गदम, है ना? बढ़िया नींद आएगी, उठने का मन ही नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। मजेदार जीवन, बढ़िया जीवन, खुशनुमा जीवन, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, उसे कहेंगे बेड ऑफ रोजेस। तो मुश्किल रास्ता नहीं, इजी और हैप्पी सिचुएशन, हाँ। प्लेजेंट परफ्यूम, खुशबू, खुशबू की बात नहीं 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 नहीं। अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, कोई घाटी जिसमें फूल ही फूल है, नहीं 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 नहीं। कल इडियम का मतलब बता के गई थी ना, शब्दों में छुपा हुआ अलग से मतलब निकालना है। इजी और हैप्पी सिचुएशन, घर में सब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया होगा ना, तभी बेड पे गुलाब सजा के देंगे, नहीं तो बेड ही नहीं देंगे भाई, धरती पे लिटा देंगे, चल निकल, है ना? तो अच्छे हालात चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हालात चल रहे हैं, तो उधर ही हम यूज कर सकते हैं क्या? बेड ऑफ रोजेस। 13 पे आते हैं बेटा, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। डेड का मतलब है मरा हुआ, हाँ जी, डेड का मतलब है मरा हुआ। जो व्यक्ति या जो घोड़ा, यहां पे कह रहा है डेड हॉर्स, घोड़ा मर चुका है। और फ्लोग का मतलब चाबुक मार मार के उठाने की कोशिश कर रहे हो, चाबुक मार मार के उठाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मरा हुआ घोड़ा उठेगा? बताओ बताओ, आंसर चुनो। मरा हुआ घोड़ा उठेगा क्या? कितने भी चाबुक मारो, कूटो पीटो, कुछ भी करो, नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। तो आप अपने प्रयास वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मरा हुआ घोड़ा उठने नहीं वाला, कितने ही चाबुक मारो। इमेज करेक्ट करो।
फोटो दिमाग में छप गई तो भूलोगे नहीं ईडियम कभी। तो क्या बना, टू वेस्ट द एफर्ट्स, समय बर्बाद करना, उसको कहेंगे फ्लॉग द डेड हॉर्स। साधारण सी भाषा में कहते हैं दीवार को धक्का लगाना। दीवार को धक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दीवार बिल्कुल नहीं गिरेगी धक्का लगाने से। गलत व्यक्ति पे कोशिश कर रहे हो, सुधरेगा नहीं, कितना ही मार लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको भी कहते हैं फ्लॉग द या फ्लॉग अ डेड हॉर्स। 14 ले लेती हूं बेटा, बीज नीज, कितनी प्यारी मक्खी है देखो हमारी, क्या लिखा है, बीज नीज। मक्खी की शक्ल देखो जरा, हाँ जी, मक्खी को देखो एक बार, कैसी लगी स्क्रीन के ऊपर, कितनी प्यारी मक्खी है, मुस्कुरा रही है इसलिए प्यारी है। कैसी भी शक्ल हो मुस्कुराते रहे तो अच्छे लगते ही हैं। और इसके घुटने इसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होते हैं। अगर आपने कभी मकड़ी को ऐसे उसकी टांग तोड़ के अलग करके देखा हो तो फिर भी उसके अंदर ऐसे वो हिलती डुलती जान सी दिखती है, जान दिखती है। तो इस मक्खी के बी का जो घुटना है वो उसके शरीर का सबसे मजबूत वाइब्रेंट पार्ट माना जाता है। इसलिए मक्खी के नीज यानी मक्खी के घुटने शानदार होते हैं, उसके शरीर का सबसे शानदार पार्ट होता है, उसको कहते हैं शानदार। शानदार का ऑप्शन कौन सा है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रॉब्लमेटिक तो कंप्लेन करने वाला, शिकायती टाइप। फुलिश मूर्ख को कहते हैं। ऑब्जर्वेंट जो हर चीज को जान देख परखने के बाद ही करे, है ना। तो सही आंसर हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शानदार जानदार शानदार जानदार। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई। अगर आपको कहना है ना किसी को भाई आपका खाना तो लाजवाब है, तो आप कह सकते हो योर फूड इज बीज नीज योर फूड इज लाइक बीज नीज, आपका फूड उतना ही शानदार है जितना मधुमक्खी के घुटने। इस तरीके से आपको आंसर लेना होता है। चलिए, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, देखो कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है। पहले तो इमेज को महसूस करो, फील करो जरा। कौन है, रजनीकांत साहब हैं। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूं। ये देखो, इमेज को ध्यान से देखो, जरा गहराई से देखो। ये हैं हमारे रजनीकांत साहब, कार्टून की फॉर्म में, है ना। रजनीकांत को जानते हो कि नहीं जानते हो। किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर फेंक के मारा है। एसएससी और बैंक पीओ दोनों को मार गिराया है ना। अभी हम बर्ड्स को मार के क्या करेंगे, हमारा टारगेट तो सरकारी नौकरी लेना है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, रजनीकांत साहब ने पत्थर मारा, बैंक पीओ भी हिट हो गया और एसएससी भी हिट हो गया। तो एक पत्थर से 2 शिकार, एक तीर से 2 निशाने, उसको कहते हैं किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जरा ऑप्शन चुन के दिखाओ तो। किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, नहीं। टू प्लान 2 मर्डर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ 2 मर्डर प्लान करना, नहीं। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक ही प्रयास से 2 परिणाम पा लेना। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद सिंगल एफर्ट, एक ही प्रयास किया, मतलब बच्चे ने एक ही बार कोचिंग ली और सारे सरकारी नौकरी के टेस्ट पास होते जा रहे हैं। मतलब बच्चों ने एक ही बार नेहा मैम का बैच लिया और सारे सरकारी नौकरी की इंग्लिश होती जा रही है। इसको कहते हैं किलिंग मेनी बर्ड्स, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। समझे। चलिए, टू बी एन एक्सपर्ट शूटर, नहीं भाई, निशानेबाजी की बात ही नहीं हो रही है। क्या कहा था हमने आपको पहले भी कि ईडियम में शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शब्दों में छुपा हुआ शब्दों से बिल्कुल अलग और अधूरा होता है। कल की क्लास में बता के गई थी। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। 16 आ जाओ, देखो कैसा इंसान है। इमेज दिख रही है, हाँ जी। टू रिजल्ट्स विद सिंगल एफर्ट्स, बिल्कुल ठीक पूजा, वेरी गुड, शाबाश। आना बेटा, इस व्यक्ति के एक्सप्रेशंस देखो, अकड़ मरोड़ इसके चेहरे से, होठों से, आंखों से, सब तरफ से टपक रही है। एकदम अकड़ू लग रहा है, एकदम मरोड़िया लग रहा है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे फू फू करते चलते हैं, दाएं बाएं वालों को देखते ही नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा तोपची समझते हैं, भूल जाते हैं कि है तो इंसान ही भाई, भगवान थोड़ी बन गए हैं।
चलिए, स्वोलन हेडेड, जिसका सर सूज गया है, जिसका सर सूज गया है, यानी अकर सर चढ़ के बोल रही है, मरोड़ सर चढ़ के बोल रही है, अपने आप को खुदा समझने लगा है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सर चढ़कर बोलना। स्वोलन हेडेड, सर सूज गया है उसका, यानी सफलता उसके सर पे बैठ गई है। इसीलिए तो सर नॉर्मल से डबल दिखेगा ना, जिसके सर पे सफलता चढ़ जाएगी और अपने आप को वो खुदा समझने लगेगा। तो उस लॉजिक से आता है स्वोलन हेडेड, अकड़ू आदमी, मरोड़िया आदमी, जिसको गुरूर हो खुद पे, उसको कहते हैं स्वोलन हेडेड। तो वेल कनेक्टेड नहीं होते अकड़ू लोग, तो बात ही नहीं करके देते। अनवेल, तबीयत की बात नहीं हो रही है जी, दिमाग की बात हो रही है, दिमाग में अकड़ चढ़ गई है। कॉन्सीट का मतलब होता है अकड़, जो दूसरों से बात ना करे, अकड़ में रहे, तन के चले, सिर पूरा ऐसे अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझ रहा है, उसको कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन, अकड़ू आदमी, मरोड़िया आदमी, जो बात करके ही नहीं देता है। क्लास में होते हैं कुछ लोग, ऑफलाइन में पूरा पूरा बैच निकल जाता है, पड़ोस में कौन बैठा है उससे बात नहीं करते, तो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड पीपल, दे आर स्वॉलन हेडेड पीपल, अकड़ू लोग हैं ये, जो घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। आओ बेटा 17 पे चलते हैं। पुट द कार्ट, कार्ट किसी भी रेड़ी या गाड़ी को कह देते हैं, लकड़ी की नहीं बनी होती, फ्रूट सेलर और वेजिटेबल सेलर के पास आपने देखी हो, रेड़ी पे फल सब्जी बेचते हैं, जो कार्ट कह देते हैं उसको। और हॉर्स कहते हैं घोड़े को। अब नॉर्मल सेंस, मुझे तुम घोड़ा मान लो, तो गाड़ी मेरे पीछे होनी चाहिए, घोड़ा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, घोड़ा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, ऐसे होगा ना। लेकिन ईडीएम क्या बोल रहा है, घोड़ा आगे आगे पर गाड़ी उससे भी आगे। देखो इमेज में, देखो इमेज में क्या दिख रहा है, घोड़े के पीछे नहीं है गाड़ी, घोड़े के आगे है गाड़ी। घोड़े के आगे कौन गाड़ी लगाता है भाई, मूर्ख प्राणी, घोड़े के तो पीछे गाड़ी होनी चाहिए, आगे गाड़ी होगी तो घोड़ा दौड़ेगा कैसे। तो उल्टे तरीके से काम कर रहे हो भाई, गलत तरीके से काम कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को उल्टे तरीके से करना, काम को गलत तरीके से करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। परफॉर्म मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे काम करना नहीं। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, अंत तक किसी चीज को टालना नहीं। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, एकदम से काम को करना नहीं। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, बाद वाली चीज को पहले करना, यानी काम को उल्टे तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मेरे ख्याल से बात समझ आ जाएगी बच्चों, नहीं तो फोटो दिमाग में छाप लो, बन ही जाएगी बात। कह दोगे ऐसे नहीं होता है भाई, हमें घर में लेसन्स दिए जाते हैं बहुत बार, ये काम ऐसे नहीं होता, कितनी बार बताऊं, हर बार गलत करता है तू। तो इसी सिचुएशन को इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स अगेन एंड अगेन एवरी टाइम। हर बार गलत कर रहा है यार तू, काम ऐसे थोड़ी होता है। दैट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को उल्टे तरीके से करना। आइए, एंडेड इन स्मोक, किसी चीज का जल के खाक हो जाना। इंसान क्या है, मिट्टी का पुतला कहा जाता है, क्योंकि हमने भी एक दिन जल के खाक हो जाना है, राख हो जाना है, धुआं हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा हमारे शरीर का भी। तो इसी को कहते हैं एंडेड इन स्मोक, जिसमें लास्ट में कुछ हाथ ना आए, कुछ नहीं बचा, सब गया, सब जीरो, धुआं बन के उड़ गई चीज, तो कुछ हाथ आया ही नहीं। अब इसमें मुझे कोई खास इमेज नहीं मिली, तो मैंने ये जलती हुई बस लगा दी है, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि इस बस ने जो अभी जलना शुरू किया है, ये ऐसी ही जलती रही ना तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो एंडेड इन स्मोक का मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक्सीड द बजट, बजट बढ़ गया नहीं, टाल मटोल हो गई नहीं, यील्ड नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ नहीं। जिस बात का कोई रिजल्ट ना मिले, कोई परिणाम ना मिले, कोई फायदा ना मिले, उसी को तो कहते हैं यील्ड नो प्रॉफिट। आइए नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ मैदान में। आहा क्या बढ़िया शानदार इडियम आया है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्म करो कर्म, मुंह से मत बोलो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, मैं वैसा बना दूंगा। काम करने लग जाओ, दुनिया को खुद ही दिख जाएगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बच्चा मेहनत कर रहा है,
उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, या जो मुंह से बोल रहा है, बस सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि मैं कर दिखाऊंगा, 3 महीने बाद नौकरी लग जाऊंगा, 20 दिन बाद शादी हो, सिर्फ मुंह से बोल रहा है, कर्म नहीं कर रहा उस तरीके के। तो इंग्लिश का ये इडियम कह रहा है बोलो कम करो ज्यादा, बोलो कम करो ज्यादा, मेहनत करो अपने आप, आपकी मेहनत बोलेगी, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम ऐसे करो। कहते हैं ना, तैयारी करो ऐसी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे दुनिया के सामने कि आपने क्या किया। तो खामोशी से तैयारी करो, सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्द छोटे पड़ जाते हैं आपके काम के आगे, तो काम ज्यादा करो, बोलो मत उस काम को। आइए, टेक अप अ टास्क यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा काम शुरू कर दिया जो पूरा नहीं कर सकते, नहीं। यस, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो इंदु, यही बात है। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, नहीं। लुक फॉर सिचुएशन इन रॉन्ग प्लेस, नहीं। तो क्या आंसर हुआ, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आप करते हो वो ज्यादा महत्व रखता है, इंस्टेड ऑफ जो आप बोलते हो। ठीक है बच्चों, आइए 20, बैक टू द स्क्वायर वन। 99 या 100 पे पहुंचे, सांप ने काटा और धड़ाम से आके वापिस 1 पे गिरे। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम ऊंचाइयों को छू लेते हैं, हम मेहनत कर लेते हैं, हमारा टेस्ट पास हो जाता है, फिर सरकार अनाउंस करती है उन भर्तियों को रद्द किया जाता है। तो वो बेचारा बच्चा जो पहुंच गया सफलता पे, उसको आप ला के 0 धरती पे फेंक रहे हो वापस। तो इसी को तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, बैक टू द स्क्वायर वन। जहां से चले थे वहीं आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। सपोज ये स्क्वायर है, यहां से आपने जर्नी शुरू करी, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते वहीं आ गए ना, बैक टू द स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। सांप ने काटा, 1 पे आ गए वापस। फेल हुए पेपर में 12वीं में आ गए वापस, फेल हुए पेपर में सरकारी नौकरी की तैयारी में आ गए वापस। तो दैट इज बैक टू स्क्वायर वन, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। नेग्लेक्ट, इग्नोर करना नहीं, स्क्वायर बनाना नहीं, आगे बढ़ते जाना नहीं, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहां से शुरू किया था वहीं पे लौट आना। एडीएम नंबर 21, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आपको वो मूवी याद है जिसमें सांड भागता हुआ आ रहा होता है हीरो की तरफ, कौन सी मूवी है, मैं नाम भूल गई, तुम बताना कमेंट सेक्शन में। सांड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और हीरो ने ऐसे सींग पकड़े और दे मारा सांड को, धा। वो एक मूवी का सीन है, बहुत चला था, मैं भूल गई हूँ कौन सी मूवी है। तो उसको कहते हैं टेक द बुल, सांड को ले लिया है, क्या पकड़ के, उसके सींग पकड़ के। देखो हमारे ईडीएम में देखो, चलो अगर वो मूवी नहीं देखी है तो ये हमारे ईडीएम में बुजुर्ग अंकल को देखो, आप कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं, कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं। सांड के ऊपर बैठे हैं, होंस पकड़ रखे हैं, और गिरूंगा नहीं मैं एकदम, सांड कितना ही उछल ले, कूद ले, हांड ले, फिर ले, कुछ भी, कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। क्या बोल रहा है, छोड़ूंगा नहीं सींग, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, उतरूंगा नहीं, कूदूंगा नहीं, सांड तुझे मजा चखाऊंगा। यानी सीधी सी भाषा में मुसीबत का सामना करना डट के। ये हिंदी थी सोनू ईडीएम की, मुसीबत का सामना करना डट के, जैसे आप सब डट के अंग्रेजी का सामना कर रहे हो, इसी को कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे आप इंग्लिश का डट के सामना कर रहे हो, सीख के मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, उसी को कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आओ बेटा ऑप्शंस देखते हैं। पहला कह रहा है टू सरेंडर, हथियार डाल देना शत्रु के आगे, नहीं। स्पीक एरोगेंटली, बदतमीजी से बात करना, नहीं। हैंडल डिफिकल्टी, यस, मुसीबत का सामना करना, किसी का खून कर देना, नहीं भाई। तो सही आंसर क्या बना बच्चों हमारा, टू हैंडल डिफिकल्टी। टू टेक फ्रेंच लीव, ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं, इसीलिए मैंने वैदिकन बनाया था। ऑफलाइन में मैं 2 संस्थाएं चलाती हूँ रोहतक में, एक वैटिकन एक का नाम है और एक का नाम है वैदिकन। वैदिकन गुरुकुल सिस्टम की तरह चलता है, गुरुकुल की तरह, यानी नियम कानून में बच्चे को बांध के पढ़ाएंगे, 1 साल में नौकरी पक्का लगवाएंगे।
ये नियम है वेटिकन का। जबकि वेटिकन नॉर्मल संस्थाएं जैसे और सरकारी नौकरी की संस्थाएं हैं ना वैसे ही चल रही है, नियम कानून नहीं, मतलब अटेंडेंस टोका टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं। क्लास बढ़िया देंगे, नोट्स बढ़िया देंगे, बुक बढ़िया देंगे, बैठने की जगह बढ़िया देंगे, सब होगा वेटिकन में ऑफलाइन में। लेकिन वेटिकन में सबसे बड़ी बात है बच्चे के पास पूरा दिन फोन नहीं होता है, पूरा दिन फोन हमारे पास जमा होता है वैदिकन वाले बच्चे का। तो वो मैंने गुरुकुल की जो पद्धतियां है ना उस पर चला रखा है वैदिकन को। तो वहां का बच्चा छुट्टी नहीं ले सकता वैदिकन वाला बिना अनुमति के। जबकि वेटिकन वाले बच्चों का क्या होता है, जैसे आज वीनू क्लास नहीं लगा पा रही, क्लास की छुट्टी कर ली, तो हम जब अपनी मन मर्जी से बिना टीचर की अनुमति के क्लास से, कॉलेज से, स्कूल से गायब होने लग जाएं, उसे कहते हैं टेक फ्रेंच लीव। फ्रांस में ऐसा होता था, छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, चले जाओ सीधा, अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती थी, ये फ्रांस में होता था। इसलिए इस ईडियम को ले रखा है फ्रेंच लीव, यानी फ्रांस वालों की तरह लीव लेना, बिना परमिशन मांगने गायब हो जाना, बिना परमिशन मांगे गायब हो जाना, अनुमति के बिना टीचर की, स्कूल की या कॉलेज की क्लास से गायब होना, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। वेलकम द होस्ट, मेहमान का स्वागत करना नहीं, एक्नॉलेज कदर करना नहीं, लीव विद रिटन परमिशन नहीं, लीव विदाउट बिना अनुमति लिए गायब हो जाना, बिना अनुमति लिए गायब हो जाना। देखो मैंने क्या इमेज लगा रखी है, ये देखो बड़े काम की इमेज है, ये है फ्रेंच लीव। टू बी एब्सेंट फ्रॉम द वर्क विदाउट परमिशन। देखो पीछे चोर दरवाजे से निकल के भागा जा रहा है ताकि अनुमति ना लेनी पड़े और चुपचाप से खिसक जाऊं, इसको कहते हैं टेकिंग फ्रेंच लीव। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसको हिंदी में कहते हो अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली और अपना राग। मतलब नुक्कड़ पे बैठे हैं 8 10 15 लोग, अंकल आंटी लड़का लड़की कुछ भी मान लो तुम, और एक दोस्त ऐसे कॉलर खड़ा करके कह रहा होता है डीसी लगेगा तेरा भाई, देखिए एक दिन, क्या बोल रहा है, एक दिन मैं क्या लगूंगा डीसी, ऐसे कॉलर उठा के बोल रहा होता है डीसी लगूंगा भाई डीसी। अरे नुक्कड़ पे बैठने वाले डीसी नहीं लगते हैं भाई है ना। तो क्या कर रहा है, अपने बारे में इतनी लंबी फेंक रहा है कि यकीन ना हो। चलिए, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी डफली अपना राग, जो अपनी ही तारीफ में लगा रहे। कंडेमन अदर, दूसरों का विरोध करना नहीं, ये दूसरों का विरोध नहीं करता, ये सिर्फ अपनी तारीफ करता है। प्रेज वन सेल्फ, फॉलो भी नहीं करता दूसरों को, अपने आप पे निर्भरता की भी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पे है अपनी क्या करना, तारीफ करना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बन जाऊंगा, धरती उखाड़ फेंकूंगा, आसमान जमीन पे ले आऊंगा, ऐसे लोग। एक ईडियम कराया था तुम्हें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, शब्दों से ज्यादा ताकत होती है कर्मों में, है ना। तो वही तो ये कह रहा है, ये उसका उल्टा कह रहा है। वैसे ये बोल रहा है मैं तो बोलूंगा 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 बोलूंगा, करूंगा नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा बस। तो अपनी डफली अपना राग, अपनी ही तारीफ के पुलिंदे बांधता रहे जो। चलिए 24, स्पिल द बीन्स। देखो बीन्स होते हैं किसी भी चीज के दाने, और फैल जाने का मतलब बिखर गए। अब ये बात से हम मुहावरे तक कैसे पहुंचे, मेरा काम है कहानी बना के तुम्हें उस बात को समझा देना, तो ध्यान दो मेरी तरफ। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब है, हम सपोज करते हैं आपके घर पे, या आप किसी स्कूल में कॉलेज में जाते हो, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, या कहीं सरकारी नौकरी की संस्था पे आप जाते हैं, तो सपोज आप बेंच पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उस रूम के बेंच पे बैठे हैं, आपके पड़ोस में आपका परम मित्र बैठा है, आप दोनों क्लास लगाने लग रहे हो, बड़े अच्छे से टीचर पढ़ा रहा है, जोरों शोरों से लगा है, और आप दोनों भी पूरा फोकस करके टीचर की बात सुनने में लगे हैं। इतने में ही आपका पड़ोसी जेब से कुछ निकालता है और धीरे धीरे खा जाता है। फिर थोड़ी देर में फिर जेब से कुछ निकालता है, फिर खा रहा है, फिर निकाल रहा है, खा रहा है, फिर निकाल रहा है, खा रहा है, फिर निकाल रहा है, खा रहा है। अब बिल्कुल पड़ोस में ही बैठा आदमी ऐसे चक्कर 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 करेगा तो मुंह में पानी तो आ ही जाएगा। तो जो दूसरा बच्चा है जो खा नहीं रहा है, वो उस खाने वाले बच्चे को कह रहा है यार थोड़ा इधर भी आने दे, मुझे भी चाहिए हैं। और वो जो दोस्त है ना जो खा रहा है, बड़ा छोटे दिल का है, कह रहा है नहीं नहीं बादाम खा रहा हूँ, बड़े महंगे आते हैं, एक भी नहीं दूंगा। तो छोटे दिल का दोस्त है भाई, वो कह रहा है एक भी नहीं दूंगा। इतने में पड़ जाती है टीचर की नजर दोनों पे, और टीचर कहते हैं खड़े होकर स्टेज पे आओ, ऐसे कैसे तुम मेरी बात क्लास में बात कर रहे हो।
तो जो बादाम खाने वाला बच्चा है वो खड़ा होके ठुमकते ठुमकते चलते हुए कहाँ आ रहा है, स्टेज पे आ रहा है। और जेब फटी होने की वजह से ना उसके सारे चने बिखरते जा रहे हैं। वो स्टेज की तरफ आता जा रहा है, चने बिखरते जा रहे हैं, वो स्टेज की तरफ आता जा रहा है, चने बिखरते जा रहे हैं। अब याद करो मेरी बात, उसने अपने दोस्त को बताया क्या था, मैं तो बादाम खा रहा हूँ, बड़े महंगे आते हैं, नहीं दूंगा। और जब स्टेज पे आ रहा है तो बिखर कह रहे हैं चने। खा रहा था कुछ, बता रहा था कुछ, खुल गया ना राज, आ गई ना छुपी हुई बात दुनिया के सामने। झूठे आदमी, चने खाते हो, बादाम बताते हो, तो आपकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रहस्य जो दुनिया के सामने बिखरा बिखरा पड़ा है, आपका कोई ऐसी छुपी हुई बात जो दुनिया के सामने आ गई है, आ चुकी है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्पिल द बीन्स। छुपा हुआ रहस्य दुनिया के सामने आ जाना। तो देखो, पैसा बर्बाद कर रहे हो नहीं, मेहनत कर रहे हो नहीं, मैजिक परफॉर्म कर रहे हो नहीं, गिव अवे अ सीक्रेट। मैंने ऑप्शन भी नहीं बदल रखे, ऑप्शन भी वही हैं जो पेपर में आए थे। तो गिव अवे अ सीक्रेट, अपना कोई रहस्य दुनिया के सामने ले आना। ये लीजिए अगला इडियम आज की क्लास का, टू पेडल वंस ओन कैनोय। कैनोय बोट को कहते हैं, बोट किश्ती कह लो, आसान इंग्लिश। और पेडलिंग समझते हो, बोट में ऐसे पेडल्स होते हैं, ऐसे 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 पेडल मारो और बोट आगे चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है टू पेडल वंस ओन कैनोय, अपनी बोट को पेडल खुद करना, यानी अपने काम को खुद करना, यानी खुद पे निर्भर होना, स्वयं पे भरोसा होना कि मैं ये काम को कर लूंगा, मैं इंग्लिश सीख लूंगा, मैं नौकरी लग जाऊंगा, मैं दुनिया की इंग्लिश सुधार दूंगी, मैं, मेरे को ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन जो है वो नॉर्मल दुनिया के देती हूँ तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिखाने में सक्षम हूँ इंग्लिश, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी। तो ये मैं कह रही हूँ, ये काम मुझे खुद करना होगा। तो पैडल वंस ऑन कैनोय का मतलब स्वयं किसी काम को करना, स्वयं जिम्मेदारी लेना कि मैं खुद करूंगा। देखो क्या इमेज लगाई है मैंने इस पे, बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है। ये इमेज है, देखो इस ईडियम पे ये इमेज मैंने लगा रखी है, पेडलिंग हिज ओन, अपनी किश्ती खुद चलाना, अपनी नैया को खुद संभालना, अपनी डूबती नैया को खुद बचाना। इस नाव के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, ध्यान से देखो। इस पे 3 लोग बैठे हैं और इस पे अकेला बैठा है। इन 3 के चेहरे पे डर है डूबने का, क्योंकि इसको ये लग रहा है पता नहीं ये पैडल ढंग से करेगा कि नहीं, मैं डूब जाऊंगा। इसको भी यही लग रहा है पता नहीं ये पैडल ढंग से, बीच वाले को भी यही लग रहा है इनकी गलती से मैं डूब जाऊंगा। ये खुश है बेचारा, जबकि हमें इमेज देख के लग रहा होगा सबसे ज्यादा संभावना तेरे डूबने की है, हैं? लेकिन फिर भी कितना खुश है, थम्स अप भी दे रहा है, क्योंकि इसको खुद पे भरोसा है, इसने अपना बोझ खुद उठाना है, किसी और पे निर्भरता नहीं है। तो इसको पूरा यकीन है, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, मेरे में दम है, मेरे में ताकत है, मैं कर पाऊंगा। तो ये आप इमेज को दिमाग में बिठाना। और अब हम ईडियम पे चलते हैं। पैडल वंस ऑन कैनोय का मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना नहीं, बहुत ज्यादा रेस्ट लेना नहीं, अपने ऊपर निर्भर करना हाँ, बच्चों वाला बिहेव करना नहीं। तो क्या हुआ, डिपेंड ऑन वन सेल्फ, स्वयं पर निर्भरता होना।